बिहार की धरती समय समय पर क्रांति का उद्घोष करती रही है, निर्णायक नेतृत्व करती रही है, परिवर्तन का बीज बोती रही है। वक्त जब गुलामी का था तो बिहार की धरती से गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का उद्घोष किया और किसानों मजदूरों को उसका हक दिलाया। देश आजाद हुआ, देश की तस्वीर और तकदीर बदली, परिवर्तन की जमीन पर सत्ता का आरंभ हुआ। लेकिन एक आम आदमी की जरूरतों को दरकिनार करते हुए सियासत के रंग चटक किए गए। जरूरतमंदों की जिंदगी बेरंग होने लगी। चारों तरफ उम्मीद में उलझी आंखों की परतें पथराने लगी। शोषण का दौर शुरू हुआ। फिर आजादी के बाद एक और जंग की शुरुआत हुई। ये जंग अपनों से थी और जरूरतमंदों के सपनों की थी। दबे कुचलों के हक और हुकूक की थी। एक बड़े परिवर्तन की थी। साल 1975 में इसे बिहार की धरती से संपूर्ण क्रांति का आगाज हुआ और इस क्रांति ने सत्ता की जड़ों को उखाड़ कर रख दिया। देश में आजादी के बाद जेपी के नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन ने एक आम आदमी को उसके हक के लिए आगे लाया। इन परिवर्तनों से बिहार भी अछूता नहीं रहा। बिहार की सत्ता भी परिवर्तित हुई। 1977 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सत्ता संभाली तो पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए आरक्षण का बीज बोया और आरक्षण का बीज पनपा भी। उन्होंने शिक्षा में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया और पिछड़े वर्ग को 2 भागों में बांटा। पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए 20% आरक्षण देने का प्रावधान किया, जिसे कर्पूरी फार्मूला कहा गया और कर्पूरी को जननायक। पिछड़ा अति पिछड़ा के उत्थान के लिए इतना ही काफी नहीं था। कर्पूरी के बाद बिहार में अति पिछड़ों का सुनने वाला कोई नहीं था। ऐसे में अति पिछड़ों के उत्थान के लिए एक कदम आगे बढ़ा। एक और परिवर्तन की आहट सुनाई देने लगी। बिहार की धरती करवट बदलने को बेताब थी। फिर सवाल उठा नेतृत्व का, दबे कुचलों की आवाज बनने का। अति पिछड़ों के उम्मीद की नई किरण, अति पिछड़ा का बेटा, अति पिछड़े की आवाज, अति पिछड़े की ललकार, विद्यापति चंद्रवंशी। बिहार की ऐतिहासिक धरती भागलपुर, गंगा के तट पर बसा अत्यंत प्राचीन शहर, जिसे पुराणों और महाभारत में अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जहां मौजूद चंपानगर महान पराक्रमी शूरवीर कर्ण की राजधानी मानी जाती है। भागलपुर सिल्क के व्यापार के लिए विश्वविख्यात है। इसी भागलपुर की धरती पर पिता स्वर्गीय गणपत सिंह और माता गंगा देवी के आंगन करीब 50 वर्ष पहले सरस्वती पूजा के दिन विद्यापति का जन्म हुआ। पढ़ाई तो भागलपुर में तो नाम लिखाया गया और इसके बाद में इसका पापा सहरसा चले गए तो वहाँ नाम लिखाया मिशन स्कूल। और नेतागिरी सब दिन ही करते रहा। बच्चे से इसको बहुत शौक था। हम आशीर्वाद है कि हमारा बेटा खूब आगे बढ़े नेतागिरी में। तो चाहते हैं कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बने, सबके हमारा बेटा सेवा करे। बचपन से ही गरीबी बेबसी को लेकर मन में पीड़ा पलती रही। वजह थी आसपास की झुग्गी झोपड़ियों में मजबूरियों के साथ जीवन जीने वाले पड़ोसियों की जीवन शैली का इनके मन पर बेहद गहरा असर पड़ा। विद्यापति की प्रारंभिक शिक्षा
सहरसा मिशन मिडिल स्कूल में हुई। इसके बाद सहरसा कॉलेज से उच्च शिक्षा हासिल कर समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर किया। विद्यापति पहले विज्ञान के छात्र थे। उनके पिता चाहते थे सरकारी सेवा में जाए, लेकिन सरकारी सेवा में सामाजिक कार्यों के लिए समय नहीं निकाल पाते, इसीलिए अपना कारोबार शुरू किया। कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया, लेकिन समाज सेवा की भावना हमेशा इन्हें झकझोरती रही। फिर इन्होंने अध्यापन कार्य को छोड़कर अपने पिता के पेशे को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इसी बीच साल 2012 में इनके पिताजी का निधन हो गया। फिर विद्यापति ने खुद का कारोबार करने की ओर कदम बढ़ाया और काम के सिलसिले में पटना आ गए। समय के साथ समाज सेवा का दायरा भी बढ़ता गया। अति पिछड़ों के दर्द को बेहद करीब से महसूस करने लगे, लेकिन इन सब के लिए एक व्यापक पृष्ठभूमि की दरकार थी। इसी क्रम में साल 2009 में नवादा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़े, हालांकि असफलता मिली। इसी दौरान प्रकोष्ठों में शोषित हो रहे अति पिछड़ों को एक नई उम्मीद की बुनियाद डालने की सोची। 12 दिसंबर 2012 को अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा का गठन किया। 5 जनवरी 2014 को कड़ाके की ठंड के बीच अति पिछड़ों की एकजुटता और जागरूकता के लिए महासम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ने का भरपूर नेतृत्व किया। सड़क से लेकर सदन तक आवाज बुलंद किया। बिहार से लेकर दिल्ली स्थित जंतर मंतर तक अति पिछड़ों के अधिकार की अलख जगाई। विभिन्न मांगों को लेकर अपने सहयोगियों के साथ धरना प्रदर्शन का क्रम जारी है। इनके नेतृत्व में राजधानी पटना सहित सूबे के सुदूर क्षेत्रों और जिला मुख्यालय पर भी धरना और प्रदर्शन किया। अपनी 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में राज्य और केंद्र में बैठी सरकार को ज्ञापन सौंपा। शायद इनकी अति पिछड़ों के दुख, दरिद्रता, शिक्षा में हरास और समय का जो आज मांग है, आज ज़रूरत है आज उठाने के लिए, उसके संदर्भ में उनकी सोच माकूल लगता है। अगर नहीं ऐसा होता तो वे तो व्यवसाय करते थे, फिर इस क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जाने की क्या कोई आवश्यकता नहीं थी। कहीं न कहीं तो इस वर्ग के प्रति कोई निश्चित रूप से स्वच्छ चिंतन रहा है, दूरगामी चिंतन रहा होगा। और चिंतन ही के फल होता है कि जब आदमी कुछ त्याग करने की भावना उसमें जागती है और कोई अच्छे कदम उठाने की कोशिश करता है, और इस अच्छे कदम के ही सोच का ही परिणाम है कि आज उन्होंने अति पिछड़ा उत्थान मोर्चा का गठन किए। अति पिछड़ों के हितों और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे विद्यापति के हौसले बुलंद हैं। इनका मकसद साफ है कि हर हाल में अति पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाकर ही चैन की सांस लेंगे। अति पिछड़ों के तकदीर बदलने की चाहत रखने वाले विद्यापति की हर सुबह, हर शाम का मकसद उनके जीवन चर्या में साफ झलकती है। अंधेरों के आगोश से बेखबर सुबह की किरणें जब धरती पर पांव पसारती है, तो हर रोज की तरह विद्यापति की दिनचर्या भी सुबह की सुगबुगाहट के साथ शुरू हो जाती है। दिन रात बस एक ही सोच, अति पिछड़ों की जिंदगी में उजाला कैसे आएगा, उनका उत्थान कैसे होगा, राजनैतिक हैसियत का दायरा कैसे बढ़ेगा और जमाने से हाशिए पर रहे अति पिछड़ों को बराबरी का दर्जा कैसे मिलेगा। विद्यापति के जीवन का लक्ष्य है अति पिछड़ों का उत्थान, सम्मान और स्वाभिमान। वास्तविक स्थिति देखा जाए तो अति पिछड़ा समाज में एक वर्ग ऐसा है जो अति पिछड़ा समाज से भी नीचे तबके में चला गया है, और वास्तविक रूप से अति पिछड़ा समाज आज वहां भी नहीं रह गया जिसके उत्थान के लिए सरकार चाहती थी कि हम उसका उत्थान करके उसको अति पिछड़े समाज से पिछड़ा समाज में लाएं। लेकिन क्या सरकार इसमें सफल रह गई? हुई? सवाल यह भी है। लेकिन आज 70 वर्ष के प्रयास के बावजूद सरकार
अति पिछड़ा समाज के उत्थान की बात करती तो जरूर है, लेकिन क्या अति पिछड़ा समाज का उत्थान हुआ? प्रश्न उठता है। आज अति पिछड़ा समाज के लोग अपनी स्थिति, जिस स्थिति में वो जी रहे थे, आज उससे बदतर स्थिति में जी रहे हैं। चेहरे की उदासी में विद्यापति को अपना अक्सर नजर आता है। वे कहते हैं कि इस खामोशी भरी बेबसी को शिक्षा से खुशहाल बनाया जा सकता है। अति पिछड़ा समाज आज पिछड़ा से नीचे है, ये तो ध्रुव सत्य है, इसको मानना ही पड़ेगा। और अति पिछड़ा समाज का उत्थान सबसे पहले शैक्षणिक स्तर पर उनको शिक्षित करना पड़ेगा, और जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसमें उसको आरक्षण की आवश्यकता है। आज हम ये देखते हैं कि जब लोग शिक्षित होते हैं तब भी उसका उत्थान होता है, और शिक्षित होने से उसे कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ भी मिलता है, वो अच्छे पद पर भी जाते हैं। और अति पिछड़ा समाज में जो लोग हैं उसमें कहीं भी टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उसको अवसर नहीं मिल रहा है, यही कमी है। अब अवसर देने की बात जहां तक है, वो अवसर देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सरकार से बराबर मांग करते हैं, और हमने अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा भी बनाया है, जिसमें अत्यंत पिछड़ा की जो समस्या है, जिससे उसका वास्तविक उसका उत्थान हो, जिससे उसको उत्थान उस जगह वो आ सके और सबके बराबरी में वो खड़ा हो सके, इसके लिए सबसे पहले उसको शिक्षित करना आवश्यक है, क्योंकि वही शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे वो सबके बराबर में खड़ा हो सकता है। और शिक्षा के साथ उसमें संस्कार भी होना चाहिए। विद्या होती है तो विद्या से विनयशीलता आती है, विनयशीलता से पात्रता होती है, और पात्रता से धन प्राप्त होता है, उससे आदमी सुखी होता है। सरकारें उत्थान की बात कहते थकती नहीं है, लेकिन सच माने तो अति पिछड़ों की स्थिति पहले से भी बदतर हो चुकी है। नेता और नेतृत्व के बिना अति पिछड़ा समाज दिशा विहीन हो गया है। राजनीतिज्ञों की तो भरमार है, लेकिन राजनेताओं की कमी को खत्म करना होगा। नेता पहले अपने समाज की सोचता है, अगले जनरेशन की सोचता है, लेकिन राजनीतिज्ञ पहले अगले इलेक्शन की सोचता है। इसलिए हमने महसूस किया कि आज जिसके पीछे मेरा समाज है वो राजनीतिज्ञ हैं, वो लीडर नहीं हैं, वो समाज से फायदा लेने के लिए आए हैं, न कि फायदा देने के लिए आए हैं। और इसी भूल भुलैया में समाज उसको अपना लीडर मान रहा है, और समाज उसके पीछे लगा हुआ है, और अंत में समाज कहता है कि हमारे साथ धोखा हुआ। तो समाज को इस बात को समझाने के लिए हमने कहा कि अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा का गठन हो, और उसमें जो समाज को एक दिशा दे सकते हैं और समाज का हर तरह का विकास की बात कर सकते हैं, ऐसे ही लोगों की एक व्यवस्था बनाई जाए, जिससे समाज को आगे ऊपर किस तरह सीढ़ी ब सीढ़ी ऊपर उठना है, समाज उसके लिए समाज को वो दे सके और रास्ता बता सके। और हमने ऐसे लोगों को अत्यंत पिछड़ा उत्थान मोर्चा में जोड़ा है। अति पिछड़ा इसलिए कहलाता है कि वो आर्थिक तौर पर पिछड़ा से नीचे है। सही मायने में अति पिछड़ों के उत्थान के लिए नेतृत्व और मार्गदर्शन की दरकार है। पार्टियों में संचालित अति पिछड़ा प्रकोष्ठ भटकाव की स्थिति में है। राजनैतिक महत्वाकांक्षा का गला घोंटा जा रहा है। अब प्रकोष्ठों में नहीं, राजनैतिक भूमिका तय करने की दरकार है। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ यदि है किसी राजनीतिक पार्टी में, तो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की भूमिका क्या है? अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की भूमिका है कि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जो संचालक हैं वो अति पिछड़ा समाज के लोगों को राजनीतिक रूप से सक्रिय करें कि तुम राजनीतिक रूप से सक्रिय हो। यह नहीं करके अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के लोग
यह बताते हैं कि तुम्हारा नेता हम हैं, हमको नेता मानो। यहीं पर अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का जो माने बदल जा रहा है, और अति पिछड़ा प्रकोष्ठ आज सभी पार्टियों में है, तो अति पिछड़ा जाए तो जाए कहां? इसलिए उसको लीडरशिप की आवश्यकता है। विद्यापति साफ तौर पर कहते हैं कि राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने के लिए नेता चाहिए, राजनीतिज्ञ नहीं। आखिर ये नौबत क्यों आई? जंगे आजादी में भी अति पिछड़ों की अहम भागीदारी थी। देश आजाद हुआ, लेकिन अति पिछड़े बेहद पीछे छूट गए। अति पिछड़ा समाज जब देश आजाद हो रहा था, तो इस अति पिछड़ा समाज की अहम भूमिका थी आजादी में। और उस समय उसकी शैक्षणिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से कहीं भी बेहतर नहीं थी। ये इसका प्रमाण है। दुख की बात यह है कि अति पिछड़ा समाज को राजनीतिक आरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। राजनीतिक आरक्षण प्राप्त करने के लिए यहां तक कि अति पिछड़ा समाज पीछे था कि उसका कोई एक ऐसा लीडर नहीं था कि वो संविधान में उसके लिए भी आरक्षण की बात, राजनीतिक आरक्षण की बात रखता। इतना ही नहीं, राजनैतिक आरक्षण के लाभ से भी अति पिछड़ों को वंचित रखा गया। अति पिछड़ा समाज को आरक्षण मिला, लेकिन अधूरा। अब अधूरे को पूरा करने का वक्त आ गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अपने समाज की वकालत किए, आज उसके समाज को राजनीतिक आरक्षण मिला। विधानसभा, लोकसभा, सभी जगह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। क्या हमारा यह समाज उस समय अगड़ों की गिनती में था? वो पिछड़ा का ही गिनती में था। लेकिन आरक्षण की अगर मिली तो मुझे संपूर्ण आरक्षण मिलना चाहिए था। ये अधूरा आरक्षण मुझे मिला, और हम पूर्ण आरक्षण की मांग करते हैं आज भी सरकार से कि मुझे पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। मुझे सिर्फ नौकरियों में आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण क्यों नहीं? क्या हमारी स्थिति आज बहुत बेहतर है? हमारी राजनीतिक हैसियत क्या है? इसकी संख्या बल से आप देख सकते हैं कि लोकसभा में हमारी संख्या क्या है, विधानसभा में हमारी संख्या है क्या है। बात बिहार की करें तो तकरीबन 45% आबादी के बाद भी सुविधाओं का आंशिक लाभ मिल पाता है। कर्पूरी फार्मूले की भी अनदेखी की जा रही है। नौकरी के आवेदनों में तकनीकी अड़चनें डालकर अति पिछड़ों के हक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकारी नौकरी में प्राप्त आरक्षण में से महज 50% कोटा के लाभ तक ही अति पिछड़ा की पहुंच है। बिहार में अति पिछड़ों की यदि हम आबादी और जनसंख्या की बात करें तो मेरा दावा है कि बिहार में कम से कम 45% अति पिछड़ा है। और उसके बावजूद आज यदि हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि कर्पूरी जी ने जो आरक्षण का फॉर्मूला लाया बिहार में, उसमें कई तरह से उसमें तकनीकी तरीका निकाला गया, और निकाल करके उसमें ये अति पिछड़ा समाज को उससे वंचित किया गया है। और मैं ये मानता हूं, मेरा ये मानना है और आंकड़ा भी कहता है कि अगर आरक्षण की बात हम सोचें तो वहां पर तो शून्य है, और अगर हम और शिक्षा में आरक्षण की बात देखें तो वहां भी शून्य है। लेकिन सरकारी नौकरियों में आरक्षण हमें जो मिला है, मात्र मुश्किल से उसका जो आरक्षण मुझे प्राप्त है उसे 25 से 30% ही प्राप्त आरक्षण का लाभ मुझे मिल रहा है, और 50% आरक्षण का लाभ कोटा खाली रह जाता है। उसमें उसकी नियुक्तियां नहीं होती है, और भी कई तरह के टेक्निकल कारण लगाए गए हैं। किसी से अब मांगा जा रहा है आय प्रमाण पत्र, किसी से कुछ, ये सब मांगने से क्या हो रहा है, किसी कारणवश उसको नहीं मिल रहा, नहीं बन रहा, उसका लाभ उनको नहीं मिल रहा है।
केंद्र में अति पिछड़ों के समुचित लाभ को चिन्हित करने की दरकार है। समय रहते चेता नहीं गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी।